स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर जो प्रश्न आए हैं वह है एक से अनेक। उसका पॉइंट है आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो पॉइंट आपका आ जाएगा एक से अनेक, यानी एक प्रश्न से चलेंगे और अनेक प्रश्नों पे एक प्रश्न से अनेक जवाब हम ढूंढेंगे इसका। ठीक है, तो चलते हैं सीधे प्रश्नों पे। प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपका जो टॉपिक दिया गया है कि एक से अनेक पे हम लोग काम करेंगे, चलेंगे, एक से अनेक पे चलेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए आते हैं सीधे प्रश्नों पे कि जनगणना। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। आपसे प्रश्न आएगा कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना जो आ जाता है वह आ जाता है किसके अंतर्गत? तो जनगणना आ जाता है संघ सूची के अंतर्गत जनगणना आ जाता है। ठीक है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आ जाएगा? तो संघ सूची के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको पूछेगा कि विश्व में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी? तो दोस्तों, विश्व में जो प्रथम जनगणना कराई गई थी वह 6000 वर्ष पूर्व कराई गई थी। विश्व में प्रथम जनगणना जो कराई गई थी वह कब कराई गई थी? विश्व में प्रथम जनगणना, तो विश्व में प्रथम जनगणना कराई गई थी वह 6000 साल पूर्व। कहाँ कराई गई थी? तो बेबीलोन में कराई गई थी। कहाँ कराई गई थी? बेबीलोन में। विश्व में प्रथम जनगणना जो कराई गई थी 6000 वर्ष पूर्व जो है, कहाँ? बेबीलोन में कराई गई थी प्रथम जनगणना जो है। इसमें जो बेबीलोन में जो जनगणना हुआ था, इसमें फोकस था इंसान और मवेशी दोनों का गणना करना था कि इंसानों की संख्या कितनी है, मवेशियों की संख्या कितनी है, इसकी गणना करनी थी। कहाँ पे? तो बेबीलोन में इसकी गणना करनी थी। ठीक है, चलिए अगला है कि इसी पॉइंट से है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ? तो दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 में हुआ। तो 1872 में किसके शासनकाल में? मेयो के समय में हो गया था 1872 में। फिर आएगा कि नियमित जनगणना कब हुआ? तो भारत में नियमित जनगणना जो हुआ था यह 1881 में प्रारंभ हो गया था। और एक इनके शासनकाल में, तो यह रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हो गया था नियमित जनगणना। प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में। भारत में नियमित जनगणना 1881 में जो आया था वह किसके समय में? यह आ गया था रिपन के समय में आ गया था। ठीक है, फिर आता है कि जनगणना जो होता है वह किस धारा के तहत होता है? तो जनगणना भारत में जो कराई जाती है वह धारा 246, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यानी कि धारा 246 के तहत भारत में जनगणना कराई जाती है। कौन से धारा के तहत? तो धारा 246 के तहत कराई जाती है। ये जो 2000 जनगणना जो है कितने? प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। जनगणना का जो है वह कितने वर्षों पे होता है? प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। ठीक है, तो 2011 में जो जनगणना हुआ, 2011 में जो जनगणना कराई गई वह पूरे भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं रही थी। ठीक है, तो पूरे भारत की क्या भी 15वीं रही थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि यहाँ से संघ सूची। ठीक है, तो संघ सूची पे आएंगे कि संघ सूची के क्या है। तो यह भारत के संविधान में कैवी अनुसूची में आ जाएगा? संघ सूची जो आ जाएगा, तो यह भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के कैवी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुसूची कै गो आ जाएगा? अनुसूची जो है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूची जो है 12 गो आ जाएगा। अनुसूची कितना है? 12 गो आ जाता है। ठीक है, और इसी में पूछेगा कि भाग कितना है? तो भाग जो आ जाएगा, भाग 22 गो आ जाएगा। अनुसूची कितना? 12 गो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आता है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में तो वर्तमान में 98 विषय है। संघ सूची में वर्तमान में कितने? 98 विषय आ जाते हैं। जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी थी? तो उस समय जो थी इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में 98, मतलब प्रेजेंट में 98 और उस समय 97 विषय थे। ठीक है, चलिए अगला है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो आ जाएगा वह चंद्रमा आ जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा आ जाएगा? चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा सौर मंडल का क्या? तो चंद्रमा सौर मंडल का जो है 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह आ जाएगा। चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह आ जाता है। मतलब आकार के अनुसार कितना? 5वें स्थान पे चंद्रमा आ जाता है जो उपग्रह। पृथ्वी से चंद्रमा का हम कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से चंद्रमा का हम 59% भाग देख सकते हैं। कहीं कहीं 57 भी देगा, लेकिन नहीं, कितना भाग देख सकते हैं हम? 59% भाग। कहाँ से? तो पृथ्वी से देख सकते हैं। किसका? चंद्रमा का 59% भाग देख सकते हैं हम। फिर आता है कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का जो अध्ययन है, चंद्रमा का अध्ययन कहलाएगा सेलेनोलॉजी कहलाएगा। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाएगा? सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। फिर आता है
कि इसे और कौन सा ग्रह कहा जा सकता है, तो इसे कहा जा सकता है जीवाश्म ग्रह। इसे और कौन सा ग्रह कह सकते हैं, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि चंद्रमा से एक से अनेक प्रश्नों में आ गए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा, चंद्रमा जो है। चंद्रमा सौरमंडल का कैवा विशाल प्राकृतिक उपग्रह आ जाएगा, तो पांचवा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखते हैं, तो 59% भाग दिखता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेलेनोलॉजी कहलाएगा। जीवाश्म, इसे कौन सा ग्रह के नाम से, तो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे चंद्रमा पर ही धूल वाला जो सागर है वह शांति सागर अवस्थित है। धूल वाला जो ही सागर है उसे क्या कहा जाता है, शांति सागर अवस्थित है। वहां पे शांति सागर अवस्थित है। चंद्रमा पे जो है लिबनिट्ज पर्वत जो है वहीं पे अवस्थित आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, चंद्रमा पे अवस्थित है। फिर आते हैं अगले पॉइंट में कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों तुलबुल परियोजना जो आ जाएगा वह झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे, तो तुलबुल परियोजना आ जाएगा झेलम नदी पे। तुलबुल परियोजना बनाया गया है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या लिखा जाता है, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम लिखा जाता है वितस्ता नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या लिखा जाएगा, वितस्ता नदी लिखा जाता है। झेलम नदी का प्राचीन नाम लिखा जाता है वितस्ता नदी। झेलम का कश्मीर में नाम क्या लिखा जाता है, तो झेलम जो नदी है उसका कश्मीर में नाम लिखा जाता है व्यथ नद। व्यथ नद लिखा जाता है। कश्मीर में झेलम का नाम क्या आ जाएगा, झेलम का नाम आ जाता है व्यथ नद आ जाता है। कश्मीर में झेलम का नाम जो आता है व्यथ नद लिखा जाता है। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है, तो झेलम जो सहायक नदी है वह सिंधु की सहायक नदी है। झेलम किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदियों में से एक झेलम आ जाता है। झेलम जो है, जैसे पंजाब में जो 5 नदियों का निर्माण होता है, पंजाब जिसके नाम से पड़ा, 5 नदियों के संगम से पंजाब नाम पड़ा, उसी में एक झेलम आता है। उसी में कौन सा एक नदी आ जाता है, उसमें एक आ जाता है झेलम। उसमें झेलम का भी एक सहयोग आता है जो पंजाब जो है उसके नाम पे पड़ा था, 5 नदियों की भूमि पे। ठीक है, तो झेलम का उद्गम स्थल जो है उद्भव जो हुआ है वह कहाँ से हुआ है, तो झेलम जो उद्भव हुआ यह भारत में जम्मू कश्मीर, भारत में कहाँ से, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जगह है। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिले में एक वेरीनाग नामक जगह है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जो है वेरीनाग एक जगह है, और वेरीनाग में पानी के चश्मे, कहाँ से, पानी के चश्मे में जो है इसका उद्गम होता है। पानी के चश्मे से इसका उद्गम होता है। ठीक है, लेकिन इसका अंत कहाँ होता है, तो इसका अंत जो हो जाएगा, इसका अंत होता है पाकिस्तान के पंजाब। पाकिस्तान, पंजाब 2 भागों में बटा, एक भारत के पास आया और एक पाकिस्तान के पास चला गया। तो पाकिस्तान के पास जो पंजाब है, उसी पंजाब के झंग जिले में, उसी पंजाब के कौन से, झंग जिले में चनाब नदी में जाकर मिल जाती है। कौन से, झंग जिले में, कहाँ जाकर मिल जाती है, तो झंग जिले में मिलकर जाती है चनाब नदी में मिल जाती है। चनाब नदी के संगम में मिल जाती है यह। और चनाब नदी जो है वह क्या होता है, चनाब नदी आगे जाकर स्वयं का, इसका स्वयं जो विलय हो जाता है वह सिंधु नदी में इसका विलय हो जाता है। इसका स्वयं विलय कहाँ हो जाता है, सिंधु नदी में इसका विलय हो जाता है, स्वयं इसका विलय हो जाता है। आपसे प्रश्न आएगा एक कि सिंधु जल संधि पर समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल संधि पर समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु जल संधि पर समझौता हुआ था। ठीक है, तो आज छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे, फिर अगली बार हम आपके लिए और भी बहुत सारा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।